भारत के विदेशी संबंध लेसन टॉपिक है चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन क्रांति थी वो 1949 में हुई थी। 1949 में चीन में क्रांति हुई। जैसे कि आपको पता है कि भारत में 1857 में क्रांति हुई। उसके बाद भी भारत ने 15 अगस्त 1947 तक अनेक आंदोलन की आज़ादी के लिए। वैसे ही चीन को 1949 में क्रांति के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और चीन एक स्वतंत्र देश बना। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यानी जिसे हम साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं, साम्यवादी पार्टी की सरकार थी और भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी। पंचशील के सिद्धांत पंचमीन 5 और शील शालीनता के सिद्धांत यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने ही परस्पर 5 सिद्धांतों का पालन करने के लिए पंचशील का समझौता किया था और यह समझौता 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में हुआ। ये भी मेन पॉइंट है कि पंचशील के जो 5 सिद्धांत थे वो समझौता किस किस के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ। नेक्स्ट है तिब्बत की समस्या। तिब्बत मध्य एशिया का एक मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच में विवाद का सबसे बड़ा मसला रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीन के कब्जे का विरोध किया। तिब्बत भारत और चीन के बीच में हमेशा ही विवाद का कारण रहा है। चीन ने क्या किया? तिब्बत पर नियंत्रण करने की कोशिश की और तिब्बत के लोगों ने विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच में पंचशील के समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक देश की दूसरे देश की शांति व्यवस्था को कायम रखने में पूरा सहयोग देगा। 1959 में चीन के तिब्बत के जो नेता थे, धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर गए और भारत में शरण ली। अभी यहाँ भी एक मेन पॉइंट आता है कि दलाई लामा ने भारत की शरण कब ली। दलाई लामा ने भारत की शरण वो 1959 में ली। दलाई लामा कौन थे? तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे जो चीन की सेना के अत्याचारों के कारण है वो तिब्बत को छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया, तिब्बत को अपने में शामिल कर लिया और इसे स्वायत्ता प्रदान कर दी, कुछ छूट प्रदान कर दी, कुछ विशेष अधिकार दे दिए और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। चीन कहता है कि ये तो जो तिब्बत है चीन का एक अभिन्न अंग है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती। तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ये कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है और इस कारण क्या है तिब्बती जनता ने इसका हमेशा ही विरोध किया है। चीन में तिब्बत को मिलाने का विरोध किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1962 का भारत और चीन युद्ध। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 1962 में अक्टूबर में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर हमला किया गया। चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ और पश्चिमी मोर्चे पर लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश 2 भाग थे महत्वपूर्ण जिन पर इन्होंने हमला किया था। चीन की बढ़त रोकने के लिए भारत ने प्रयास किया। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। काफ़ी समय तक ये युद्ध चला और बाद में चीन ने खुद ही युद्ध विराम कर दिया। चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट आई जहाँ वो युद्ध शुरू होने से पहले थी। चीन युद्ध में भारत की छवि देश और विदेश में काफ़ी ख़राब हो गई। भारत को इससे उबरने के लिए दूसरे देशों से काफ़ी सहायता भी लेनी पड़ी क्योंकि भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। जब भारत और चीन युद्ध हुआ उस समय चीन में कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे मैंने बताया कि साम्यवादी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और भारत में भी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक दल था। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी पर भी भारत और चीन के युद्ध का प्रभाव पड़ा।
सोवियत संघ के पक्षधर खेमा भाकपा में ही रह गया। यह पार्टियां दो भागों में विभाजित हो गई थी। कुछ पार्टी मानती थी कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है, वो गलत है, जबकि कुछ मानते थे कि यह सोवियत संघ के पक्षधर थी। जो पार्टी सोवियत संघ की पक्षधर थी वो मानती थी यह सही है। तो भारतीय पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी, सीपीआई और सीपीआईएम। सीपीआई इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय साम्यवादी पार्टी, फुल फॉर्म याद रखनी है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सीपीआई इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआईएम इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो दो भागों में विभाजित हो गई 1964 में, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ, उसके बाद शांति समझौता हुआ। साथ में ही 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म से सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी व्यापक स्तर पर युद्ध हुआ, जब लास्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के द्वारा ही, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, विश्व के बहुत सारे देश हैं 193 जिन्होंने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कर रखा जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। यह पूरे विश्व में शांति स्थापना का काम करता है। इसके हस्तक्षेप के बाद ही भारत में लड़ाई का अंत हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उस समय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ये सभी को याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। ताशकंद समझौता है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ? 1966 में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई ताकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में शांति स्थापित की जा सके, और इस तरह भारत और पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति हुई ताशकंद समझौते के द्वारा। और इस समझौते के समय ताशकंद में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में।